हेलो साथियों, मैं अभिषेक प्रयागराज से स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज की पहली क्लास है हमारी D SSB वर्कशॉप असिस्टेंट, है ना। इसकी D SSB वर्कशॉप असिस्टेंट। सभी ट्रेड के बच्चे हैं, सबको सभी की ट्रेड पढ़नी है और वो कैसे पढ़नी वो मैं बताऊंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आज की पहली क्लास है, क्लास 1 है। इसमें हम लोग जानेंगे कि वर्कशॉप असिस्टेंट क्या होता है, इसका काम क्या है और ITI कॉलेजेस में इनकी क्या जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करें तो वर्कशॉप स्टोर कीपर क्या है। देखिए, प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में एक स्टोर और भंडार का संचालन करने के लिए स्टोर कीपर होता है। यानी कि जितने भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, जितने भी ITI कॉलेजेस होते हैं, उन सभी ITI कॉलेजेस में स्टोर और भंडार किसके किसके लिए, स्टोर के लिए एक स्टोर कीपर रखा जाता है। स्टोर कीपर रखते हैं हम लोग, है ना। स्टोर कीपर रखा होता है जो कि औजारों और उपकरणों को देने और लेने और उपयोग करने के लिए रखता है। ठीक है, क्या करता है ये, इसका काम क्या है सर। इसका काम है, कोई बच्चा आया, कोई बच्चा आया और वो मांग रहा है किससे, स्टोर कीपर से, कि सर हमको हैमर चाहिए। स्टोर कीपर से क्या मांग रहा है, हैमर मांग रहा है, हैमर चाहिए। तो अब क्या करेगा, ये इस बच्चे को हैमर ला करके देगा, उसकी एंट्री करेगा कि इस नाम का बच्चा हैमर लेके गया, टूल लेकर के गया। फिर वो बच्चा लौटाने आएगा तो उसी स्टोर कीपर को देगा। तो वो स्टोर कीपर क्या करेगा, किसी उचित स्थान पर रखेगा जिससे दोबारा कोई मांगे तो उसको पता हो कि अच्छा हैमर हमने वहां रखा था। आई बात समझ में। और साथ में देखिएगा, और उपयोग करने के लिए रखता है। जो भी उपयोग होते हैं उनको करने के लिए, उनको यूज करने के लिए कहाँ रखना है, कहाँ कैसे व्यवस्थित करना है, ये सारी चीजें कौन करता है, स्टोर कीपर करता है। अब देखिए, प्रशिक्षक प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता के अनुसार औजारों और उपकरणों को स्टोर से लेते हैं। जो प्रशिक्षक प्रशिक्षण होते हैं, यानी कि जो जो टीचर होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं या ट्रेनीज होते हैं, वो क्या करते हैं, सीखने के लिए या सिखाने के लिए। ट्रेनीज क्या होगा, सीखेगा। इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, सिखाएगा भाई। तो ट्रेनीज या इंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, उनके उपयोग के लिए आवश्यकता के अनुसार स्टोर से लेते हैं, स्टोर से लिया आवश्यकता के अनुसार। अब प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थियों में जरूरत के अनुसार अभ्यास में उपयुक्त औजारों की सूची बनाकर पाठ्यक्रम के अनुसार औजारों का आदान प्रदान स्टोर से करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि, देखिए होता क्या है कि स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्टर आपका जाएगा स्टोर कीपर से, बोलेगा कि हमारे क्लास को 10 फाइल की जरूरत है, 5 हैमर की जरूरत है और 7 चीजल की जरूरत है और साथ में 3-4 बेंच वाइज हमको दे दीजिए। इंस्ट्रक्टर लेकर के आया और अपने क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सिखा दिया। अब इंस्ट्रक्टर ये काम कर दिया, उसके बाद हो सकता है कि किसी बच्चे को और जरूरत पड़ गई तो ट्रेनी जाएगा, बच्चा जाएगा, उनसे मांगेगा कि सर हमको चाहिए। तो कौन सा बच्चा लिया उसकी एंट्री करेंगे, ऐसा तो नहीं किसी को उठा के दे देंगे भाई आओ ले जाओ, है ना, ऐसा नहीं है। तो वही काम करना है, अनुसार औजारों का आदान प्रदान स्टोर से करते हैं। ये होता है भाई स्टोर कीपर का काम। ठीक है, ये हमने काम बताया। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। सुरक्षा। अब जो पहला टॉपिक आता है पढ़ने के लिए वो क्या आता है, सेफ्टी। सेफ्टी, है ना। सेफ्टी हमने सिलेबस डिस्कशन में बताया है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो जाकर के देख लीजिएगा कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसमें पहला टॉपिक था सेफ्टी। सेफ्टी क्यों जरूरी है, सामान्यतः दुर्घटनाएं अपने आप नहीं होती हैं, इनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आप गाड़ी से चले जा रहे हैं, भगवान न करे कि ऐसा हो, आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आप जा रहे हैं बिना किसी कारण के आपकी दुर्घटना हो जाएगी, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं। तो सदैव क्या होगा, दुर्घटना का कोई ना कोई ठोस कारण होगा। अधिकांश दुर्घटना को टाला जा सकता है। देखिए, अधिकांश दुर्घटना को अधिकांश दुर्घटना को आप क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं। और टाल कैसे सकते हैं, सावधानी से, है ना। भाई आप बाइक चला रहे हैं, अगर आपकी दुर्घटना हो गई
तो इसका मतलब आपने सावधानी नहीं बरती। तो अधिकांश दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। अच्छे शिल्पकार जिसके पास विभिन्न सुरक्षा के पूर्वोपाय की जानकारी है, वह स्वयं को तथा अपने साथ के कारीगरों तथा उपकरणों को क्षति होने से बचा सकता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। वही मैंने बताया कि अगर कोई बढ़िया शिल्पकार है, बढ़िया मिस्त्री है, तो और वो जानता है कि आगे फ्यूचर में कौन कौन सी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो उससे संबंधित सुरक्षा के कुछ उपाय अपना करके अपनी तो जान बचाएगा ही वो, साथ में उसके आसपास जो मजदूर कारीगर काम कर रहे हैं उनकी भी जान वो बचा लेगा, उनको भी दुर्घटना होने से क्या करेगा, वो बचा लेगा। तो दुर्घटना ऐसे नहीं होगी। तो दुर्घटना के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? सेफ्टी की जरूरत पड़ेगी, सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। यानी दुर्घटना को टालने के लिए आपको सुरक्षा अपनानी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई? सेफ्टी की जरूरत क्यों है, सेफ्टी का काम क्या है? दुर्घटना से रोकना, है ना। चलिए, सुरक्षा, दुर्घटना के बारे में अगर हम लोग बात करें, दुर्घटना अगर एक लाइन में मैं उसको कहूं कुछ कि दुर्घटना है क्या, दुर्घटना तो ये क्या है? अनजाने में हुआ दुखद प्रकरण क्या कहलाता है सर? दुर्घटना कहलाता है। ठीक, अनजाने में हुआ, कोई जानबूझ के दुर्घटना करेगा नहीं। दुखद, जब दुर्घटना होगी तो दुख होगा, कोई हंसेगा कि भाई हमारे साथ दुर्घटना हो गई, ऐसा तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अनजाने में हुआ प्रकरण क्या होता है? दुखद प्रकरण क्या होता है? आपका दुर्घटना होता है। और दुर्घटना को हम लोग बचेंगे कैसे? दुर्घटना को हटाएंगे कैसे? वो हटाएंगे सुरक्षा से। इसलिए अब सुरक्षा पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, जरूरी हो गया है। तो आइए जानते हैं भाई सुरक्षा क्या है। देखिए, सुरक्षा 3 कैटेगरीज में हमने बांटा है सुरक्षा को, 1, 2 और 3। पहले तो जनरल सेफ्टी यानी कि सामान्य सुरक्षा, जनरल सेफ्टी, सामान्य सुरक्षा। दूसरा क्या है? पर्सनल सुरक्षा, पर्सनल सेफ्टी। तीसरा क्या है? मशीनों की सुरक्षा, है ना, मशीन सेफ्टी। ठीक है। अब जनरल सुरक्षा क्या है, पर्सनल सुरक्षा क्या है? देखिए, जनरल सुरक्षा का मतलब ये होता है कि सामान्य सुरक्षा। आप जा रहे हैं, किसी कारखाने में प्रवेश कर रहे हैं, किसी आईटीआई संस्थान में प्रवेश कर रहे हैं, मान लीजिए अभी आप आईटीआई कर ही रहे हैं, या आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, तो कुछ सामान्य सुरक्षा का मतलब ये है कि अनुशासन में रहें, समय से जाएं, है ना, समय से जाएं, अनुशासन में रहें, जो भी कहा जाए उनकी गाइडलाइन को पालन करें, है ना, मजाक मस्ती ना करें काम करते समय, है ना, हंसी ठिठोली ना करें किसी के साथ। पता चला कोई काम कर रहा है, उसके कान में आप जो है तीली डाल दिए, वो तेजी से झटका और मशीन पे गिर गया, तो दुर्घटना हो सकती है। तो इस प्रकार की जो है वो किस में आएगी? जनरल सुरक्षा में आएगी, जो सामान्य सुरक्षा जो कि आपको हमेशा बरतनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप कारखाने में रहें तभी वो बरतें। उसके बाद आती है आपकी क्या? पर्सनल सुरक्षा, है ना। पर्सनल सुरक्षा क्या है कि अब अपने ऊपर चले आना है। जनरल सुरक्षा तो सामान्य बात हो गई कि सामान्य सबको करनी चाहिए, वो किसी के साथ मजाक हंसी नहीं, अनुशासन में रहें, समय से आएँ समय से जाएं, अपने जो इंस्ट्रक्टर हैं, अपने जो सुपरवाइजर हैं, उनकी इज्जत करें, वो जो अनुदेश दे रहे हैं उनको माने, है ना। किसी मशीन के बारे में जानकारी नहीं है अगर, तो ये नहीं कि उत्सुकता बस कि यार देखते हैं कैसे काम करेगी, नहीं, पहले उसको समझें कि ये कैसे काम करेगा, किसी को बुला के पूछ लें, किसी सुपरवाइजर को बुला के पूछ लें, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करें हम लोग पर्सनल सुरक्षा की। अब जैसे मैं इतने पे हूं, है ना, तो बाल हमारे बहुत बड़े हैं, हम मशीन पे काम करने गए, बाल हमारा फंस गया, हमको लपेट ले गया, तो वो क्या है? वो आपकी पर्सनल सुरक्षा में आ जाएगी। देखिए यहां पे दिखाया गया है रॉन्ग यानी कि गलत, एंड डेंजरस यानी कि गलत और खतरनाक, गलत और खतरनाक। ये क्या है? सही और सुरक्षित। ये क्या है सर? सही और सुरक्षित है। यानी इधर वाला जो आप देख रहे हैं, जैसे पहला क्या है? छोटे बाल, छोटे बाल होने चाहिए, होने चाहिए, नंबर 1। दूसरा आपको क्या दिख रहा है? जो आपकी स्लीव है वो पूरी तरह से क्लोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्लीव खुली है, यहां तक है और ऊपर से उसका बटन भी आपने खोल के रखा है,
तो वो क्या है कि बटन पूरा खुला है, ऐसे ऊपर नीचे झोल मार रहा है और कोई मशीन है ही आपको लपेट ले जाएगी, सब दुर्घटना हो सकती है। ईश्वर ना करे कि जो मैं बोल रहा हूं ऐसा हो किसी के साथ। तो क्या है आपकी स्लीव, है ना, यानी कि आस्तीन टाइट तरीके से मुड़ी होनी चाहिए, मुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तीसरा क्या है, आपके जो बटन है शर्ट के, बटन खुला है, कुछ लोग मैं देखता हूं कि 2-3 बटन ऊपर का खोले हैं और बढ़िया गुंडा बने चले जा रहे हैं, हीरो, तो उसमें जीरो हो जाओगे आप, है ना। तो शर्ट की बटन, शर्ट या कमीज की बटन खुली नहीं होनी चाहिए, है ना, खुली नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात। चौथा नंबर क्या है सर, आपके जो पैंट है ना, जो आप नीचे पैंट पहन रहे हैं, उसका जो, ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन मॉडल वाला पैंट पहन के चले जाइए 1990 वाला, नहीं, उसका जो है यहाँ देखिए, यहाँ पूरा ढीला ढाला है ना, क्या है ये, ओवरलेस है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो पैंट है आपके, जो आप पैंट पहन रहे हैं, तो पैंट बहुत ढीली नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे क्या है, जो आपके जूते हैं, जूते हैं उनकी लेस यानी कि बद्धी, है ना, लेस खुली ना हो। क्लियर है। और साथ में जो जूते आप पहन रहे हैं, है ना, जूते कैसे होने चाहिए, ऊपर की तरफ कवचदार तथा सोल, तथा सोल कैसे होना चाहिए आपका, मजबूत होना चाहिए या मोटा होना चाहिए, है ना, मोटा हो। ये क्या है आपका पर्सनल सुरक्षा हो गया। उसके साथ में और भी कई सारी चीजें आप देख सकते हैं, जैसे कि ये कॉलरदार होना चाहिए, है ना, आप कोई भी शार्प टूल जो है वो जेब में ना रखें, ये आप फिगर ध्यान दीजिएगा। कोई भी टूल जो है वो, 7वां नंबर क्या लिखे आप, टूल जेब में लेकर के ना टहरें, ठीक है, ना टहलें, जेब में ना रखें। ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी पर्सनल सेफ्टी में हो गई। परेशान मत होइए, ये सारी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। चलिए, अब इसी जो आपने पर्सनल सुरक्षा देखा ना, इसी पर्सनल सुरक्षा में एक टर्म आता है पीपीई किट। आपने सुना होगा, कोविड में तो बहुत चलन चला था, है ना, इसका, कि पीपीई किट पहन के डॉक्टर्स जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना, पीपीई, है ना, पीपीई। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछेगा वर्कशॉप असिस्टेंट में, हो सकता है कि पूछ ले कि पीपीई किट का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट, इसका भी मतलब क्या हुआ कि आपको अपने सुरक्षा के लिए जो किट उपयोग में ला रहे हैं आप, वो पर्सनल प्रोटेक्टिव किट कहलाएगी, है ना। यानी कि स्वयं की सुरक्षा के लिए प्रयोग होने वाली किट। ठीक है, ये क्या है, देखिए, एक तो नॉन रेस्पिरेटरी होता है, एक रेस्पिरेटरी पीपीई किट होती है। अब ये क्या है भाई, रेस्पिरेटरी का मतलब ये हो गया कि ऐसी पीपीई किट जो आपको सांस लेने में जहां पे कहीं समस्या होती है वहां काम आए। जैसे आप कहीं सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कहीं बहुत धुआं हो रहा है, तो वहां आपको रेस्पिरेटरी पीपीई किट पहनना पड़ेगा। जैसे कि आपको नाक के लिए फिल्टर पहनना पड़ेगा, आपको सही से शुद्ध हवा मिल पाए। वो किस में आ जाएगा भैया, वो आ जाएगा रेस्पिरेटरी किट में, है ना, जिसमें आप श्वास बढ़िया से ले पाए। नॉन रेस्पिरेटरी यानी कि ऐसी पीपीई किट जहां पे सांस लेने की समस्या ना हो,
जैसे कि जलने की समस्या हो, है ना, और कोई सामान ऊपर से गिरने की समस्या हो तो हेलमेट लगा लेंगे आप, वहां पे तो सांस से आप संबंधित नहीं है। तो सांस लेने से संबंधित जो होता है वो रेस्पिरेटरी होता है ना, सांस, अंदर बाहर हवा लेना, सांस, समझ रहे होंगे आप। तो ये क्या है, सांस संबंधित है, बिना सांस से संबंधित है। अब बिना सांस वाला क्या हो सकता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ये क्या लगाया हुआ है, ये हेलमेट लगाया हुआ है ना, शील्ड लगाया हुआ है, उसके बाद इसने एप्रन पहने हुए हैं, है ना, और कैप स्लीव के साथ लगाई हुई है, ग्लव्स पहना हुआ है, एप्रन पहना हुआ है और लेग गार्ड पहना हुआ है। तो अगर हम लोग नॉन रेस्पिरेटरी में देखें, अगर हम लोग नॉन रेस्पिरेटरी में देखें, नॉन रेस्पिरेटरी में देखें तो क्या हो सकता है, वो आपका हो सकता है हेलमेट, लेग गार्ड, एप्रन, ग्लव्स, ये सारी चीजें किस में आ सकती हैं, आपकी नॉन रेस्पिरेटरी में आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद में हैंड शील्ड होती है, जो शील्ड होती है वो आपकी, वो किस में आएगी आपकी, ये सब नॉन रेस्पिरेटरी में। रेस्पिरेटरी में क्या होता है आपका, जो आपका सांस लेने वाला होता है, नोज होता है, ठीक है। अब देखिए, इस पीपीई किट को जो है वो मान्यता कौन देता है, वो मान्यता देता है बीआईएस। बीआईएस, बीआईएस क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये पहले आईएसआई हुआ करता था, फिर बदल करके इसको बीआईएस कर दिया गया है। तो आप लोग हेलमेट में भी देखते होंगे ना, अगर आप कहीं यातायात में फंस गए और आपने हेलमेट पहना है और अगर सही से चेकिंग हुई और वो आईएसआई से प्रमाणित नहीं है सर, तो आपका चालान कटने वाला है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सेम वही, अगर पीपीई किट आपने पहनी है कोई भी, जैसे कि आपने हेलमेट लगाया, सुरक्षा जूते पहने हैं, और वो बीआईएस के द्वारा प्रमाणित नहीं है, कि अगर मान के चलिए आप किसी सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बॉयलर की फैक्ट्री में, वेल्डिंग की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और वहां पे आपने जो जूते बीआईएस ने निर्धारित किया है कि भैया इतना मोटा सोल होना चाहिए इस जूते का, अगर दे दिया कि 4 mm मोटा होना चाहिए इस जूते का, 4 mm जो है वो सोल होना चाहिए, तो अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि 4 mm जूतों का जो है आपका सोल है, बीआईएस ने अगर बताया और आपने नहीं किया, तो आपका क्या है, वो आपका गलत है, वो गैर कानूनी है, गैर कानूनी है। आई बात समझ में। तो बीआईएस निर्धारित करेगी सर कि आप कौन सा पीपीई किट पहन रहे हैं, चाहे वो आप हेलमेट पहने, ध्यान से देखिएगा, पीपीई किट 1 अगर दिया है, इसको याद कर लीजिएगा इस टेबल को, पीपीई किट 1 दिया है तो इसका मतलब हेलमेट है वो, पीपीई किट अगर 2 दिया है तो उसका मतलब है सर कि वो जूते के बारे में बात कर रहा है, और पीपीई 2 जो है उसका एक स्टैंडर्ड बनाएगा, कौन बनाएगा, बीआईएस बनाएगा, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, आईएसआई पहले हुआ करता था। उसके बाद में पीपीई किट 3 अगर है तो वो स्वास्थ्य संबंधी उपकरण है, साथ में पीपीई किट अगर 4 है तो भुजाएं तथा हाथ से सुरक्षा संबंधित दे रहा है, पीपीई किट अगर 5 है तो आंखें तथा चेहरे संबंधित, जैसे कि शील्ड आप वेल्डिंग करते समय पहनते हैं, उसके बारे में बात किया जा रहा है। अगर पीपीई किट 6 है तो कपड़े से जो है पूरा कवर करने की बात कर रहा है, 7 है तो वो कानों पे जहां कहीं बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। अगर 8 नंबर है तो सेफ्टी बेल्ट और अन्य उपकरण के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसको आपको याद रखना है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मशीनों की सुरक्षा, भूल भाल तो नहीं रहा है ना। हम लोग पहले क्या देखे, पर्सनल जनरल सेफ्टी हम लोगों ने देखा, जनरल देखा, फिर हमने क्या देखा, पर्सनल देखा, अब क्या देख रहे हैं, मशीन की सेफ्टी देख रहे हैं ना। तो 1, 2 और 3, ये 3 प्रकार की सेफ्टी हुई, हमने आपको बताया। देखिए सबसे पहला काम तो जनरल सेफ्टी, आप घुसेंगे तो सामान्य सुरक्षा देखेंगे, फिर आप बचेंगे तब न मशीन को बचाएंगे। तो दूसरे नंबर में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पर्सनल होता है ना। कई बार आप लोगों से कहा जाता होगा कि भैया जान बच जाए मशीन भले चली जाए, है ना, कोई प्रकार का उपकरण भले, क्योंकि आदमी जिंदा रहेगा तो ऐसी मशीनें कितनी खड़ी कर देगा यार, तो इसलिए जान बहुत जरूरी है। तो सेकंड नंबर पे क्या है, ये पर्सनल सेफ्टी। फिर थर्ड पे मशीन को आपको बचाना है, पॉसिबल हो तो आप मशीनों की सुरक्षा करिए। अब मशीनों की सुरक्षा से क्या तात्पर्य है कि अगर मशीन चलती मशीन पर, चलती मशीन पर
वर्क ना करें। ठीक, कार्य समाप्त हो जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद स्विच ऑफ कर दें, ऑफ कर दें। आई बात समझ में? काम खत्म हो जाए तो स्विच को ऑफ कर दें। तीसरा नंबर, चलती हुई मशीनों, चलती मशीनों को साफ सफाई करने से बचें, साफ सफाई करने से बचें। आई बात समझ में? अगर मशीन कोई चालू हालत में है तो उसकी साफ सफाई करने से बचें, क्योंकि चल रही है ना, तो आप साफ सफाई करेंगे तो जिस भी चीज से आप साफ सफाई करेंगे तो हो सकता है कि आप उसमें लपेटे में आ जाए आपका वो सामान, है ना। उसके बाद फोर्थ नंबर, समय समय पर मशीनों में स्नेहक लुब्रिकेंट का प्रयोग करते रहें। ये सारी चीजें हैं मशीनों की सुरक्षा के बारे में। टूल अगर कोई है, कोई औजार है, कोई शार्प टूल है, यानी कि नुकीला औजार है, नुकीला औजार यानी कि टूल है, उसको अलग रखें। ये सारी चीजें होती हैं मशीनों की सुरक्षा। कुल मिला के मशीनों को आपको बचाना है। मशीन अगर चल रही तो उस पर किसी प्रकार का, अब कोई मशीन टूल, मशीन अगर काम हो रहा है तो अगर टूल आपका घिस गया, खराब हो गया, तो ऐसा नहीं कि मशीन चल रही है वो टूल आप पकड़ के खींच के निकाल के दूसरा टूल लगाए, नहीं, मशीन को रोक करके। तो चलती मशीन पर, चलती मशीन पर टूल लगाने की कोशिश ना करें, कोशिश ना करें। आई बात समझ में? ये क्या हो गई? मशीनों की सुरक्षा हो गई। चलिए, ये बहुत बेसिक था। उसके बाद कुछ सुरक्षात्मक चिन्ह। अब देखिए, हमने जान लिया कि हमको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, मशीनों की सुरक्षा करनी है कैसे। अब जैसे मान के चलिए कि सुरक्षा चिन्ह की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये सब। अगर किसी मशीन में आप काम करने जा रहे हैं, एक वर्कशॉप में आप एंट्री कर रहे हैं, तो सामने एक वॉचमैन बैठा होता है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे ऊपर से सामान्य ईंट पत्थर का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ऊपर से कुछ ईंट उठ गिरने का भय है, डर है, और वहां पे हेलमेट लगाना अनिवार्य है। तो क्या वॉचमैन हर जाने वाले वर्कर से बारी बारी से बोलेगा कि भैया हेलमेट लगा के जाओ, साहब हेलमेट लगा लो, साहब हेलमेट लगा के जाओ, अंदर काम चल रहा है? नहीं ना, क्योंकि हो सकता है वॉचमैन दिन भर बोलेगा नहीं, किसी टाइम वॉचमैन नहीं है अगर, तो आप ऐसे चले गए और आपके सर पे गिरा और आप चले गए, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में इसकी ज़रूरत पड़ी किसकी? सुरक्षात्मक चिन्ह की। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसे चिन्ह बना दिए जाएं जिनका मतलब देख करके सारे कर्मचारी, सारे वर्कर समझ जाएं कि अच्छा ये काम यहाँ पे नहीं करना है, ये काम यहाँ पे करना है। तो चिन्ह के माध्यम से, जो पढ़ा लिखा ना भी हो उसको चिन्ह के माध्यम से बता दिया जाए कि ऐसे गोला बना हुआ है तो इसका मतलब है, काट दिया है तो मतलब ये काम यहाँ नहीं करना है भाई, लिखना ना पड़े। और लिखा रहेगा तो जाके नज़दीक से पढ़ेगा, वो टाइम लगेगा उसको। जैसा ही एंटर किया, देख लिया ये बना है, आप पेट्रोल टंकी पे जाएंगे तो उसे रेड कलर से बना रहेगा और इसमें धूम्रपान बना रहेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे धूम्रपान करना मना है। हालांकि पेट्रोल टैंक पे तो मोबाइल फ़ोन भी मना होता है ना, मोबाइल फ़ोन क्या होता है? मना होता है। अब लेकिन समस्या ये है कि आपको पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना है, तो अब इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये चिन्ह का मतलब ये होता है कि आप जैसे ही एंटर करें आपको तुरंत पता चल जाए। ये मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूं कि सर आपको पता रहे कि ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों है। चलिए अब देख लेते हैं सुरक्षात्मक चिन्ह। ये चिन्ह हो गए। चिन्ह को हम लोग 4 वर्गों में बांटते हैं, ठीक है। कितने वर्गों में बांटते हैं? 4 वर्गों में बांटते हैं।
एक होता है निषेधात्मक चिन्ह, एक होता है सूचनात्मक चिन्ह, एक होता है अनिवार्य चिन्ह और एक होता है चेतावनी चिन्ह। क्या मतलब है इनका? निषेधात्मक चिन्ह का मतलब होता है मनाही, यानी कि रोकना, यानी कि रोकना, है ना, मना करना। देखिए यहां पे हमने बनाया है निषेधात्मक चिन्ह, इसका जो आकृति होती है वो कैसी होती है? गोलाकार होती है। इनको हम लोग पहचानेंगे कैसे? इनके साइज और शेप और कलर, है ना, इनके शेप और कलर, दो चीजों से इनकी पहचान होगी हमेशा चिन्हों की, कि भैया वो निषेधात्मक चिन्ह है कि सूचनात्मक है कि अनिवार्य है या चेतावनी। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर किसी चीज को मना किया जा रहा है तो वहां पे गोला ही बना रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो चिन्ह रहेगा ना वो रहेगा काले कलर से, चिन्ह क्या रहेगा? ब्लैक कलर का रहेगा, और क्रॉस बना रहेगा कैसे? रेड, रेड क्रॉस बना रहेगा। रेड क्या बना रहेगा सर? रेड क्रॉस बना रहेगा इसमें, है ना, इसमें रेड क्रॉस बना रहेगा। और चिन्ह कैसा बना रहेगा सर? चिन्ह बना रहेगा आपका काला। ये मोबाइल में बना देता हूं यहां पे, ठीक है, ये आपका चिन्ह बना रहेगा काला। और आकृति कैसी रहेगी? गोलाकार। अर्थ क्या है? ऐसा ना करने को दर्शाता है, जैसे यहां पे धूम्रपान निषेध। ये क्या हो गया? निषेधात्मक चिन्ह। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करना, मैं फिर से ये अगले कोई भी टॉपिक में अगर समस्या होगी तो अगले क्लास में वो कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद भैया सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह का मतलब है कि सूचना दिया जा रहा है ना। सूचना देने का मतलब यह है कि अगर आप सड़क से चले जा रहे हैं तो आपको सूचना दे दी गई भैया कि यहाँ पे अस्पताल है, अगर कोई समस्या हो तो आप रुक करके यहाँ पे इलाज करा सकते हैं। ये तो सूचना दी जा रही है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे किसी चीज़ को मना किया जा रहा है, ना ही किसी चीज़ को बाध्य किया जा रहा है। अगर कहीं पे हॉस्पिटल का चिन्ह बना होता है तो क्या हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो जबरदस्ती दवा कराते हैं? नहीं ना। उसका मतलब ये है कि आपको ये कहा जा रहा है कि भैया हम सूचना आपको दे दिए हैं, आप सूचित कर दे रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यूज़ करिए, नहीं ज़रूरत हो तो यूज़ मत करिए। तो ये क्या है? सूचना देना, सूचना देना। क्या काम है इसका? सूचना देना, सूचना देना। कुछ गलत आ रहा है लग रहा है मुझे, ये भी परेशान कर रहा है, मुझे सूचित कर रहा है ये कि सर अब बस करिए, बहुत हो गया आज का टॉपिक। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? वर्गाकार या आयताकार। इसका चिन्ह कैसा रहेगा? सदैव वर्गाकार या आयताकार, कैसा भी हो सकता है। और इसमें रंग क्या रहेगा? हरे पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह। याद आया कुछ? हॉस्पिटल बना रहता है तो कैसा बना रहता है? ग्रीन कलर का बोर्ड सड़क पे, है ना। सूचना दी जाती है कि यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, दिया जाता है ना सारी चीजें। तो देखिए ये क्या रहेगा? हरे कलर से रहेगा। कैसा रहेगा? ये हरे कलर से रहेगा, देखिए, ठीक, ये हरे कलर से रहेगा। अब इसमें ये जो चिन्ह बना रहेगा, जो भी चिन्ह, जैसे प्लस का चिन्ह बना है अगर, तो वो सफेद रहेगा, चिन्ह सफेद और बैकग्राउंड हरा। तो चिन्ह क्या है? सफेद, सफेद चिन्ह, चिन्ह सफेद और बैकग्राउंड हरा। हरा क्या रहेगा? बैकग्राउंड। यहां भी लिखा हुआ है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर क्या आता है आपका? अनिवार्य चिन्ह। अब हाँ, समस्या यहां उत्पन्न होती है, जहां अनिवार्य कर देता है ना, कि यहाँ पे जो है अनिवार्य है क्या करना? ग्लव्स लगाना। ये बोल रहा है ग्लव्स लगाना। अब देखिए इसका क्या होता है? ये भी वृत्ताकार ही होता है। तो आप पूछेंगे सर इसमें इसमें अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि इसमें काट देता है ना। निषेध, मना कर रहा है मतलब काट रहा है ना, कि भाई ये नहीं करना है। और साथ में रेड कलर रहता है। रेड का मतलब कि भाई खतरे की बात है, यहाँ पे काम नहीं करना है। तो सबसे बड़ा जो आपका अंतर रहेगा, रहेगा तो गोलाकार ही, लेकिन कटा रहेगा और रेड कलर रहेगा। अब इसमें क्या है? अनिवार्य चिन्ह में आपने देखा ये गोलाकार है, यहाँ पे ग्लव्स पहनना जरूरी है। और देखिए पृष्ठभूमि क्या रहेगी इसकी? ब्लू कलर रहेगी। इसकी पृष्ठभूमि क्या रहेगी आपकी? ब्लू कलर रहेगी। इसकी पृष्ठभूमि आपकी ब्लू कलर रहेगी। पृष्ठभूमि इसकी कैसी हो गई? ब्लू हो गई। और इसके ऊपर जो चिन्ह बना है वो कैसा बनेगा? वो चिन्ह बनेगा सफेद। वो चिन्ह कैसा रहेगा? सफेद, ठीक है। तो देखिए
ये क्या है आपकी नीली है और चिन्ह सफेद। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अनिवार्य चिन्ह का मतलब है कि इसको आपको पहनना ही पहनना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, अनिवार्य है, घुसने नहीं देंगे भाई, पहन के आओ। उसके बाद चेतावनी चिन्ह, चेता दिया गया। ठीक है, चेतावनी चिन्ह क्या करते हैं हम लोग, चेता देते हैं। अब यहाँ पे काला लिखा हुआ है, बट ये काला नहीं होता है, इसकी पृष्ठभूमि पीली होती है। अच्छा ठीक है, काला बॉर्डर है, पृष्ठभूमि यहाँ पे पीली ही लिखी हुई है। तो ये क्या रहेगा आपका, देखिए ये कुछ आपका ऐसा रहेगा, इसमें भी, इसमें आपका त्रिभुज बना रहेगा। ठीक है, और इसकी पृष्ठभूमि कैसी रहेगी, पीली रहेगी। पृष्ठभूमि कैसी रहेगी, पीली रहेगी। बॉर्डर कैसा रहेगा आपका, ये रहेगा। अब देखिए, इसका अर्थ है कि यहाँ पे संकट है, संकट है, समस्या है, संकट मोचन नाम तिहारो, है ना, समस्या है या खतरा है, खतरा है, कुछ टाइप का जो है सिंबल बना देंगे। और जैसे ये क्या है, डेंजर, 415 वोल्ट लिखा है ना इसमें, तो इसका मतलब ये खतरा है। ठीक है, विद्युत आघात का भय है, ये विद्युत के बारे में बता रहा है। और आकृति कैसी रहेगी, तो त्रिभुजाकार रहेगी, वो आपने देखा ही, त्रिभुजाकार रहेगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये कुछ हमने चिन्ह रखे हुए हैं, यहाँ पे आपका जो है खतरे का चिन्ह बनाया जा रहा है। देखिए, ये रिस्क ऑफ फायर बता रहा है, ये करंट का खतरा बता रहा है, ये टॉक्सिक यानी कि जहर, ये क्या बता रहा है, जहर का खतरा बता रहा है। ठीक है, ये क्या है, क्रॉसिव सब्सटेंस हो रहा है, यानी कि टूट टूट के कुछ झड़ रहा है। उसके बाद ये क्या है, रिस्क ऑफ आयनोजिंग रेडिएशन, यहाँ पे रेडिएशन का खतरा बहुत है, ये बता रहा है। ठीक है, ये क्या है, लेजर बीम यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। ये क्या है, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, यानी कि यहाँ पे विस्फोट होने के बहुत ज़्यादा खतरे हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ओवरहेड, कोई ऊपर से कुछ पत्थर उत्थल गिर सकता है, ये बता रहा है। उसके बाद जनरल वार्निंग, रिस्क ऑफ डेंजर, ये नॉर्मल जनरल वार्निंग है कि यहाँ पे खतरा है। ये आप कहीं भी सड़क पे देखते होंगे कि खतरे से भरा जो है रास्ता है, आगे बच के चलिएगा यात्री। ओवरहेड लोड, कहीं पे जो है वो टैंकर वैंकर काम हो रहा है, ऊपर से क्रेन से काम होता है, तो वहाँ पे ये बना रहता है। उसके बाद क्या है, ये फ्रैगल रूफ है ना, वेयरिंग साइन। उसके बाद ये क्या है, फ्रॉक लिफ्ट ट्रक, है ना, जो ट्रक होती हैं फ्रॉक लिफ्ट करती हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको मैंडेटरी साइन बताए गए हैं, यानी कि आवश्यक, ये ज़रूरी है। जैसे कि वियर हेड प्रोटेक्शन, आप मतलब अंदर जा ही नहीं सकते इसको लगाए बिना, है ना, मैंने अभी पीछे बताया ना कि आपको करना ही करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देते हैं वियर आई प्रोटेक्शन, आंख का चश्मा लगा करके जाइए अंदर। उसके बाद में वियर हियरिंग प्रोटेक्शन, कान के बारे में लगा के जाइए उपकरण, नहीं तो क्या होगा कि डेसिबल ज़्यादा होगा तो आपके कान के पर्दे भी जा सकते हैं, है ना। उसके बाद फुट प्रोटेक्शन, पैरों के लिए ग्लव्स हो गया आपका। यहाँ पे हुआ रेस्पिरेटर, ये पीपीटी किट रेस्पिरेटर वाला आ गया, सांस लेने का खतरा जहाँ पे होता है उस वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, सेफ्टी, यहाँ पे देखिए बेल्ट लगाइए, है ना, यूज एडजस्टेबल गार्ड लगाइए यहाँ पे, और हैंड को वॉश करिए। ठीक है, यहाँ पे आपने काम किया, यहाँ से आप हैंड को वॉश करके ही जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारे चिन्ह हमने आपको बता दिए, इनके पहचानने के तरीके बता दिए, तो आपसे जब पूछेगा तो आप यहाँ पे जान पाएंगे कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, दुर्घटना हमने बता ही तो दिया। ठीक है, दुर्घटना, ये सारे जतन आपने कर लिए, सब कुछ आपने कर लिया। आपने क्या किया, सारे सुरक्षा गाइडलाइन को माना, अपने सुपरवाइजर की सभी बात को माना, सब चिन्ह आप मान रहे हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि दुर्घटना जो है, कुछ दुर्घटनाएं ही टाली जा सकती हैं सर, है ना। दुर्घटना क्या है, दुखद परिणाम है, इनको टाला जा सकता है सावधानी के तहत, लेकिन कुछ दुर्घटनाएं ही हैं जिनको हम टाल सकते हैं। परंतु फिर भी अगर अनहोनी हो जाती है, कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो दुर्घटना के बारे में यहाँ पे है, तो कुछ दुर्घटना यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि शारीरिक खतरा, अलग अलग प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे कहीं पे आप जा रहे हैं, आपको चोट लग गई, वो क्या है, शारीरिक खतरा है ना, कट गया कहीं पे, आपका जो है लोहा लग गया, है ना, तो वो क्या है, शारीरिक खतरा, आपके शरीर को खतरा हुआ, तो वो शारीरिक खतरे की श्रेणी में आ जाएगा। उसके बाद केमिकल, रसायनों का खतरा, कहीं पे लैब है, उन रसायन से कोई जहर निकली, कोई गैस निकली, उससे कोई खतरा हो गया, तो रासायनिक खतरे में चला जाएगा वो। उसके बाद बायोलॉजिकल खतरा, जैसे कोई वायरस, अभी कोरोना आया था ना, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब किस में आ जाएगा, बायोलॉजिकल खतरा।
अब चाइना वाइना वाले आके भेज दें कि अच्छा जाओ भैया यहाँ पे मार के आओ, तो उससे खतरा हो जाए तो बात की बात है। साइकोलॉजिकल खतरा क्या होता है, आपके दिमाग से ये खतरा उत्पन्न होता है, दिमाग से जुड़ा होता है। जैसे कोई व्यक्ति नशे का आदी है, अगर पता चला कि सुबह घर से शराब पी के निकला और लौटा ही नहीं, है ना, आया ही नहीं, तो ये सब क्या है, नशे। जैसे नशे क्या है, ये साइकोलॉजिकल हैं, साइकोलॉजिकल खतरे हो सकते हैं ये। साथ में यौन उत्पीड़न की भी समस्याएं आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, वो भी किस में आएगा, आपका साइकोलॉजिकल खतरे में भी आएगा। ठीक है, ये दिमाग है, इसका कोई वो नहीं है, आदी हो गया है आदमी, है ना। उसके बाद मैकेनिकल खतरा, भौतिक खतरा, जैसे कि कहीं पे काम हो रहा है, बाहर बाउंड्री नहीं लगी हुई है, आप बाहर चले गए, है ना, ये सारी चीज़ें, मशीनें जो है वो दुरुस्त नहीं है, वो भौतिक खतरे में आ जाता है। इलेक्ट्रिकल खतरा का मतलब ये हो गया कि कहीं पे नंगी वायर है, इंसुलेटर नहीं है, उसको आपने छू लिया, प्लायर आप जो यूज़ कर रहे हैं वो सही से नहीं है, करंट आपको लग गया, तो विद्युत खतरा यानी कि इलेक्ट्रिकल खतरे में आ जाएगा। ये कुछ बेसिकली खतरे हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो खतरे आप याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये किसी एग्जाम में पूछा भी गया था कि खतरे कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के ये खतरे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अब दुर्घटना हो गई दुर्घटना, ठीक है, कुछ काम नहीं आया, अनहोनी हो गई, अब क्या करना है। पहली बात, दुर्घटना हो तो भागना नहीं है छोड़ के, कि कोई दुर्घटना हुई, किसी के ऊपर जो है वो कोई ईंट पत्थर गिर गया या कोई मशीन से उसका हाथ कट गया, तो आप जो है अपना सामान रखो और चलता बनो कि भैया ऐसा हम यहाँ से निकले नहीं, हमको जो है दिक्कत हो जाएगी, नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। किसी को भी अगर दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले ABC, इसका मतलब क्या है सर, एयर ब्रीद सर्कुलेशन, एयर वे ब्रीद सर्कुलेशन। एयर ब्रीद सर्कुलेशन का मतलब ये है कि पहले उसको तुरंत हवा में ले जाएं, अगर संभव है उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना, तभी, अगर हो सकता है कि वो उठा के दूसरी जगह ले जाने में असमर्थ है, तो वहीं पे खिड़की दरवाजे सारे खोल दें आप, हवा आने दें, भीड़ एकत्रित ना होने दें। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा घेर लेगी, इसीलिए कहीं दुर्घटना होती है तो क्या देखते हैं कि भीड़ को हटा दिया जाता है, जिससे हवा आए वहाँ पे ना, क्योंकि वैसे भी ऑक्सीजन की कमी है। तो एयर क्या है, आपको आपको देना है, उसको हवादार स्थान पे ले जाकर के रखना है, या वहीं पे हवादार का माहौल बनाना है। उसके बाद देखना है कि ब्रीद, वो सांस ले पा रहा है कि नहीं भाई, सांस ले रहा है कि नहीं, ये क्या है, हवा, ये क्या है, सांस, सांस ले रहा है कि नहीं, मान के चलिए ठीक है, सांस भी ले रहा है। फिर आप चेक करेंगे सर्कुलेशन, है ना, यानी कि उसका जो है रक्तचाप आप चेक करेंगे, सर्कुलेशन, रक्त संचरण, यही कहते हैं शायद हिंदी में, है ना, ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि रक्त संचरण उसका चल रहा है सही से कि नहीं, आप ये चेक करेंगे। ये कैसे चेक करेंगे, सांस लेने के लिए तो उसकी सीना जो है ऊपर नीचे होता रहेगा, ये सर्कुलेशन चेक करने के लिए ये जो आपका जबड़ा होता है यहाँ पे हाथ रखेंगे, महसूस करिएगा आप, यहाँ पे रखेंगे तो आपको ऐसे उसका रक्त का, ब्लड का सुनाई देगा, धक 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 धक, ठीक है, वहां से आप पता कर सकते हैं कि रक्त जो है वो माइंड में जा रहा है या नहीं, है ना, इधर जा रहा है या नहीं, ठीक है, सर्कुलेशन भी ठीक है। अब समस्या है, समस्या कहाँ है, एयर तो आप मान के चलिए बना लेंगे, ठीक है, हवा आप पंखा कर देंगे, समस्या इन दोनों में होगी, प्रॉब्लम ये दोनों क्रिएट करेंगे। अगर वो सांस नहीं ले रहा है तब क्या करेंगे, तब हम लोग जो तरीका अपनाएंगे वो क्या तरीका है, कृत्रिम श्वसन। अब वो सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, अब उसको सांस अपने से देना है, कृत्रिम श्वसन। कैसे, कृत्रिम श्वसन की लगभग 3 विधियां हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन सी, सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर विधि, कृत्रिम श्वसन है क्या, अपने से सांस देना उसको, है ना, खुद से निर्मित श्वास देना। अगर वो अपने से श्वास नहीं, नेचुरल सांस नहीं ले रहा है तो कृत्रिम, है ना, अगर प्राकृतिक सांस नहीं ले रहा है अपने से, तो उसको किसी मशीनों के द्वारा या किसी तरीके से पुश करके सांस में सांस दे करके, हवा दे करके उसको सांस देना, कुल मिला के सिल्वेस्टर विधि, साइफर विधि और लाबोर्ड विधि, लाबोर्ड विधि, सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, लाबोर्ड विधि, ये 3 विधियां हैं। इसके बाद में हम लोग मशीनों के द्वारा भी कहीं कहीं करते हैं, अगर आप हॉस्पिटल के आसपास हैं, मशीनें उपलब्ध हैं तो मशीनों के
द्वारा। ये हम लोग अपने से, है ना, इंसानों के द्वारा देते हैं और ये मशीनें के द्वारा दी जाती है। तो यही 3 चीजें जो है आपको शुरुआत में अपनानी है। देखिए सिल्वेस्टर विधि में क्या होगा, तो होता है व्यक्ति को सीधा लेटाना है, सीधा लेटाना है। देखिए याद कैसे करेंगे, सी सी है तो सीधा लेटा दो। सीधा लेटने का मतलब है कि ऐसे पीठ के बल ऐसे लेट जाए आराम से। अब ये कब होगा, कैसे, अगर सीने पे कोई चोट लगी है तो आप उसको पीठ के बल लेटाएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, आपने सीधा लेटा दिया, फिर आपको उसको क्या करेंगे, उसका मुंह खोल लेंगे। अगर वो तंबाकू खाया है, सुपारी सुरती जो भी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से तो पान मसाले आ गए हैं आजकल, विमल भी खूब चल रहा है, तो अगर उस प्रकार की कोई चीज़ का सेवन करता है तो उसका मुंह खोलें, उसको साफ करें। ये नहीं कि हम नहीं छुएंगे, किसी की जान बचा रहे हैं आप, तो उसको साफ करें, रास्ता निकालें। उसके बाद क्या करें, उसके हाथ को ऐसे पीछे की तरफ करके पुश करें उसको। उससे क्या होगा, वो उसकी सांस जो है वो चल सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी सिल्वेस्टर विधि है। पूछेगा आपसे तो सिर्फ क्या, सीधा लेटाना है और 1 मिनट में 10 से 12 बार पर मिनट, 10 से 12 बार पर मिनट आपको क्या करना है, पुश करना है उसको, उसके सीने को। साइफर विधि में क्या करना है, पेट के बल लेटाना है, पेट के बल लेटाना है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैं ये पेट के बल लेटाना लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि उसके सीने पे चोट लगी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं सीधा लेटा रहा हूं अगर पीठ के बल, तो इसका मतलब उसकी छाती पे चोट लगी है ना। तो अगर पेट के बल लेटा रहे हैं तो मतलब सीने पे चोट लगी। तो पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि साइफर विधि का उपयोग कब करते हैं, तो बोलेंगे भैया पेट के बल लेटाते हैं, इसका मतलब सीने पे जब चोट लगी हो। तो कुछ भी पूछेगा, पूछेगा कि साइफर विधि में किस तरफ रोगी को लेटाया जाता है, तो आप बोलेंगे पेट की तरफ। सैफर विधि का उपयोग कब किया जाता है, तो आप बोलेंगे भैया जब सैफर विधि का प्रयोग तब हम लोग करेंगे जब उसके पीठ पे चोट लगी होगी, है ना। ठीक है, इसकी भी जो प्रक्रिया हम लोग क्या करेंगे, 10 से 12 बार 1 मिनट में दोहराएंगे। लाबोर्ड विधि को हम लोग अलग नाम से और बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मुंह से मुंह श्वसन, मुंह से मुंह। इसमें क्या करते हैं कि जब ये कारगर नहीं होते हैं, है ना, तो आप अपना मुंह लगाइए उसके मुंह में और क्या करिए, सांस को तेजी से फूंकिए और फिर छोड़िए, खींचिए, दबाइए, फिर फूंकिए। तो इसको क्या बोलते हैं, लाबोर्ड को मुंह से मुंह श्वसन विधि भी बोलते हैं। बाकी ये मशीनों के द्वारा हो गई, ये हो गया कृत्रिम श्वसन। अब अगर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो आप सीपीआर दीजिए। सीपीआर के बारे में तो सभी को पता होगा, फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये सीपीआर आप देख सकते हैं सर्कुलेशन के लिए। चलिए आगे क्या है, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार आज कराया जाए या नहीं, कितना क्लास हो गया, क्योंकि बच्चा फिर देखेगा भी नहीं, लगभग 1 घंटे की हो गई होगी। ठीक है, तो प्राथमिक उपचार और आग, साथ में आग, अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र और स्टोर और क्या हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और साथ में स्टोर जो है आपका, उसके क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या वो काम करता है, जैसे कूड़ा करकट हो गया, है ना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको कैसे निपटाना है, ये सारी चीज़ें कहाँ फेंकना है, कैसे क्या स्क्रैप करना है। तो इन 3 से 4 टॉपिक के बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, क्या, 5S। 5S स्टोर कीपर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। लगभग ये 40 से 45 मिनट की क्लास है जो आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हम लोग 3rd लेक्चर में करेंगे, फिर आगे हम लोग बारी बारी बढ़ते चले जाएंगे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो फॉलो करिए बढ़िया से, और चैनल से जुड़िए, और साथ में जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, मेरा नाम अभिषेक है, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल्स रहेगी, वहाँ पे आप जा करके हमको फॉलो करिए और हमसे पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।